षड्यंत्र भाग 5 मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित उनके कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। षड्यंत्र भाग 5। यह साप्ताहिक बैठक से अलग एक आकस्मिक बैठक है। चलिए, कम से कम यह बैठक तो है। क्या मतलब यह कि अब तक तो हम कार्यालय से बाहर दौड़ लगाने के आदी हो चुके हैं, हिंसा की सूचना पाकर, विस्फोटक या अपहरण या बलात्कार की सूचना पाकर। हाँ, किंतु आज हम केंद्रीय सचिवालय के आदेश पर मिल रहे हैं। महेंद्र भवन में एक जनसभा बुलाई गई है। महेंद्र भवन में जनसभा? आदेश आपने अच्छी तरह देख लिया है ना? मेरे पूरे 30 वर्षों के सेवा काल में यह एक अभूतपूर्व सूचना है। यह तो सर्वथा सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ भूल से पक्षी भी पर नहीं मारते। हाँ, चाहे जो भी हो, यह विशेष सूचना है। इसके लिए विशेष व्यवस्था के आदेश हैं। इस सभा में दधीची की भी उपस्थिति रहेगी। दधीची यानी वह हड्डियों का ढांचा जो वृत्र के नाम पर प्रशासन के खिलाफ जनसभाओं में आग उगलता रहता है। हाँ, वही दधीची। मैं सच कहता हूँ, यह साक्षात्कार तक्षक नाग से खेलने जैसा है। वह हड्डियों वाला दधीची आज हमारे लिए संकट बना हुआ है। उसने अपनी बातों से जनता के मन में प्रशासन के खिलाफ इतना विष भर दिया है कि हमारा जनता के सामने जाना कठिन हो गया है। मैं सच कहता हूँ, एक दिन वह महेंद्र के लिए भी संकट का कारण बन सकता है। आप क्या समझते हैं, महेंद्र इतने बेखबर रहते हैं? वहाँ की अंतरंग गुप्तचर व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है कि उसके बारे में मुझे भी बहुत जानकारी नहीं। उस दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। वे अदृश्य आँखें हमें हर जगह से देखती रहती हैं। सच पूछिए तो मैं उसे प्रशासन के विरुद्ध जन आंदोलन भड़काने के आरोप में कारागार में डालने की सोच रहा हूँ। ऐसा करना भयानक होगा। जनता उसे महान देशभक्त ही नहीं, उसके त्यागी जीवन को देखते हुए उसे ऋषि मुनियों में मानती है। आज वह इतना प्रतापी है कि जनता को वह जान देने के लिए भी कह दे तो वह उसके एक आदेश पर जान दे देगी। ऐसा आदमी प्रशासन के लिए बहुत खतरनाक होता है। मैं तो कहता हूँ, इस खेल को ख़त्म ही कर देना चाहिए। लेकिन आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? उसे राक्षस कहकर मार तो नहीं सकते। वैसे प्रशासन के लिए असंभव ही क्या है। एक बार देवराज ने उसकी मजबूत हड्डियों को देखकर कहा था, कैसी वज्र सी मजबूत हैं इसकी हड्डियाँ। मैं सच कहता हूँ, एक अजीब सी धधकती आग देखी थी मैंने। चिता में धधकती सी आग, महेंद्र की आंखों में उस पल। चुप चुप, पता नहीं कौन सी दीवार, कौन सा पौधा सुन रहा हो। न जाने हवा का कौन झोंका पहुंचा दे हमारी बातें वहां और हम संकट में पड़ जाएं। उसके पहले ऐसे भयंकर शत्रु से कभी हमारा सामना नहीं हुआ था। कौन? वृत्र या दधीची? जनता के लिए वृत्र और दधीची, और हमारे लिए दधीची। ओह, कितने कुत्सित विचार हैं तुम्हारे। कुत्सित नहीं, कारगर। इन दिनों जनता के बीच एक विचित्र सी बात फैल रही है, या कहीं से फैलाई जा रही है। क्या? यही कि वृत्र का वध यदि हो सकता है तो दधीची की वज्र सी हड्डियों से। मुझे तो लगता है यह किसी शत्रु की नई चाल है। किंतु यह हमारे किसी सच्चे हितैषी की बात भी तो हो सकती है, खासकर तब जब किसी के कारण हमारी प्रतिष्ठा, पद, मर्यादा संकटों में घिर गई हो। यह तुम कह रहे हो दंडक? नहीं, यह तो आकाशवाणी हो रही है। देवताओं की इच्छा भी यही है। हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। आकाश से जैसे रक्त की वर्षा होने वाली है। हाँ, सच। किंतु क्या वह तैयार हो जाएगा? मैं कहता हूँ वह जरूर तैयार हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि वह इतना बेवकूफ़ है कि अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा। तो हम अपने सारे विकल्प खुले रखें। अब देवराज भी आते ही होंगे। अच्छा, अब छोड़ो इस चर्चा को। हम लोग यहाँ एक गंभीर चर्चा के लिए आए हैं। बस चुप रहिए, ये बातें बहुत खतरनाक हैं। तो क्या
हमारी हैसियत इतने खतरनाक लोगों के रक्षक की रह गई है। लगता है वह दिन दूर नहीं जब दधीचि प्रशासन चलाएगा और हम बोरिया बिस्तरा बांधकर अपने अपने घर जाएंगे। और उस महेंद्र भवन से उसका आमंत्रण, मैं सच कहता हूँ, इससे उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। लोग यही समझेंगे उससे महेंद्र भी डर गए हैं। हमें यहाँ परिणाम पर विचार नहीं करना है दंडक महोदय। आज तो हमें मुख्यालय के आदेश को पूरी सावधानी से कार्य रूप देना है, सच है, लेकिन इस आदेश का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। किसी भी उच्चादेश को मात्र उसके शब्दों और बाहरी अर्थों से ही समझा नहीं जा सकता। इतने उच्चस्थ कार्यालय के आदेश पूरी व्याख्या और विश्लेषण के पश्चात ही जारी किए जाते हैं। उस आदेश में यह विशेष रूप से लिखा गया है कि दधीचि की केवल रक्षा ही सुनिश्चित न की जाए, बल्कि उसमें यह भी लिखा गया है कि इस रक्षा व्यवस्था को जनता के बीच विज्ञापित भी किया जाए। यानी एक तो करेला दूजे नीम चढ़ी। रक्षा की इतनी विचित्र व्यवस्था का यह अनुभव हमारे जीवन का सबसे पहला अनुभव होगा। अंतिम भी तो हो सकता है। क्या क्या क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सचमुच कितना अजीब है। लगता है हम दो भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं। कैसे? जनता दधीचि को अपना हितैषी मानती है और हम उससे वृत्त से भी ज़्यादा डरे हुए हैं। सच है, प्रशासक का देश उसकी कुर्सी है, इंद्र का देश है इंद्रासन, और जनता का देश है उसका खेत खलिहान। दधीचि हमारी सत्ता की कुर्सियों के नीचे खाइयाँ खोद रहा है। चाहे जो भी हो, यह एक खतरनाक चर्चा है। प्रशासन को इससे बचना चाहिए। दधीचि और वृत्र दोनों ही कठोर सच्चाइयाँ हैं। प्रशासन जनता की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता, और प्रशासन की कोई भावना नहीं होती। तुम बहुत उत्तेजित हो जाते हो दंडक। दधीचि ने अपने भाषणों से जनता में इतना आत्मविश्वास जगा दिया है कि वृत्र के सैनिक भी अब अपनी कार्रवाई खुले रूप में करने से डरने लगे हैं। मगर वह दो धारी तलवार है, जिससे एक ओर तो वह जनता को रक्षा का आश्वासन देता है, दूसरी ओर हमारा सफाया करना चाहता है। तुम लोग क्या सचमुच 4 हड्डियों वाले मामूली इंसान से डर गए हो? 4 हड्डियों वाला मामूली इंसान? लगता है आपने उसे कभी देखा नहीं। उस दुबले पतले मनुष्य में न जाने क्या है कि उससे सीधे आंखें मिलाने में भय सा लगता है। जब वह खड़ा होता है तो लगता है जैसे वज्र का एक विशाल पर्वत सामने खड़ा हो गया है, और जब बोलता है तो उसके एक एक शब्द जैसे मंत्र बन जाते हैं। जब वह आदेश देता है तो लगता है जैसे पाषाण खंड भी उसकी आज्ञा पालन करते हैं। वह अपने आप में जैसे शक्ति का एक महापंज है। दंडक ने ठीक कहा, यह कोई साधारण आदमी नहीं। जनता उसे अपना इंद्र समझती है। दधीचि की उपस्थिति उन्हें वृत्रासुर के भय से दूर रखती है। शायद इन्हीं बातों के कारण देवराज उसकी रक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, और अगर उसने हमारी रक्षा व्यवस्था स्वीकार नहीं की तो ऐसे लोग बहुत ही झक्की होते हैं। उनका आत्मविश्वास इतना प्रचंड होता है कि वे किसी चीज़ से नहीं डरते। फिर वह इतना लोकप्रिय है कि उसे भय किसका? उसे ही तो भय है अपनों का, परायों का। आज उसकी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आप इतनी उलझी पुलझी भाषा तो नहीं बोलते। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को अपने पराये शत्रुओं की कमी नहीं रहती। कौन जाने वृत्र कोई योजना बना रहा हो और ऐसी ही किसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुम भी तो उससे डरे हुए हो दंडक। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, परंतु सच्चाई यह है कि जो जितना शक्तिशाली है वह उतने ही संकटों से घिरा है। सर्वोच्च कार्यालय से किसी आदेश के सीधे सीधे आने का अर्थ बहुत ही असाधारण है। हमें हर हालत में उसकी रक्षा की पूरी व्यवस्था करनी होगी, और रक्षकों में ही कोई वृत्र का आदमी हो तो इसीलिए तो हमें उसकी रक्षा करने के लिए कहा गया है। यानी उसे अपनों की भीड़ से अलग कर दो और रक्षा व्यवस्था में ऐसे तपे तपाए लोगों को रख दो जिन पर तुम्हारा अटूट विश्वास हो। क्या
यानी उसकी रक्षा कैसे करनी है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उसके आसपास कोई न हो। उसे जनसभा में पीछे के एकांत रास्ते से ले जाना है। बाकी काम सर्वोच्च कार्यालय के रक्षक स्वयं कर लेंगे। और जनता ने ऐसा न करने दिया तो तुम्हें इतना बड़ा पद, अधिकार और वेतन किस लिए दिया जा रहा है? दंडक समझ गया, अपना कर्तव्य पूरी तरह समझ गया, उसमें कोई चूक नहीं होगी। भाग 5 षड्यंत्र, मदन मोहन तरुण।